हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12th है केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th का इस समय केमिस्ट्री में दोस्तों चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत रसायन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है दोस्तों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एकदम अच्छी तरीके से सब कुछ उसके बारे में डिटेल में सब कुछ जानकारी ले ली है दोस्तों। न्यूमेरिकल से लेकर के एकदम बेसिक से लेकर के मैंने न्यूमेरिकल तक को आपको वहां पे समझा दिया है दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के एकदम अच्छे तरीके से इसी प्रकार से डेली वीडियोज मिलती हैं, पीडीएफ मिलते हैं, सब कुछ मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ध्यान से देखिएगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, विभिन्न तत्वों को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड। अब अगर आप लोगों को मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को यहाँ पे मानक अपचयन इलेक्ट्रोड नहीं पता है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मैंने आपको जितने भी बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे क्लियर करवा दिया है इस चैप्टर का। तो आप लोग जाइए, ये लेक्चर नंबर 8वां है हमारे चैप्टर नंबर 3 यानी वैद्युत रसायन का दोस्तों। ये लेक्चर नंबर कितना है? ये लेक्चर नंबर 8वां है। मैंने 7 लेक्चर आप लोगों को पढ़ा दिया है दोस्तों, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोगों को मैंने पढ़ाया है दोस्तों। तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का दोस्तों क्या मिल जाएगा? प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जाइए आप लोग वहां पर देखिए, मैंने एक एक चीज को आधे आधे घंटे के वीडियो में समझाया है दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी बच्चा हो यार, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक बार जाके हमारा वीडियो देख लो। मैं गारंटी ले रहा हूं मेरे भाई कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं कि बच्चों को कैसे बताया जाए कि उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है दोस्तों? जो विभिन्न तत्व हैं हमारे, उनके मानक अपचयन इलेक्ट्रोड, मानक अपचयन इस इलेक्ट्रोड दोस्तों, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल यानी बच्चों जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SRP, यानी बच्चों जो सभी तत्व हैं उनके मानक अपचयन इलेक्ट्रोड, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड, यहाँ पर विभव भी रहेगा मेरे भाई। ठीक है, विभव, मानक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। ठीक है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड यहाँ पर रहेगा, इलेक्ट्रोड। ओके, अब ये सही हो गया। ठीक है, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम पर रखे जाने पर, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम पर रखने पर जो हम लोगों को एक सीरीज प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों वैद्युत रासायनिक श्रेणी, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसके बेस पे हम लोग इसको करते हैं बच्चों? जो हमारे सभी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव यानी दोस्तों SRP जिसे हम लोग बोलते हैं। SRP आप लोग लिख सकते हो, मानक अपचयन विभव। ठीक है ना, ये तो इलेक्ट्रोड तो आप लोगों को पता यार कि जो दो धातु के मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो बच्चे शुरू से लेक्चर हमारा देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये रही हमारी एक छोटी सी परिभाषा, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी हमारी क्या है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास है दोस्तों वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ओके, ये आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में भी दोस्तों मिल जाएगी। मैंने वहां से ही कॉपी करके यहाँ पर ले आया है आप लोगों के समझाने के लिए दोस्तों, ताकि आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से समझ सको। ओके, तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक अलग से पेज ले रहा हूँ। ओके, देखो यहाँ पे मेरे बताने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे
सबसे पहले आप लोगों को हाइड्रोजन को देखना है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर लिया। सबसे पहले आप लोग इस हाइड्रोजन को देखो। हाइड्रोजन का दोस्तों ये जो 0 वोल्ट दिया हुआ है, सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव देखते हैं। यानी बच्चों ये जो हम लोगों को जो तत्व हैं, ये सब ये जो सभी तत्व एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये हमारे पास क्या है, सभी इनके जो मान दिए गए हैं, ये कौन से मान है जानते हो? स्टैंडर्ड एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। कैसा है मान? मानक अपचयन विभव का मान दिया हुआ है। क्या? मानक अपचयन विभव, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सभी तत्व हैं मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर रखे गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तभी हम लोगों को एक श्रेणी प्राप्त हुई है। ओके, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसमें समझाने वाला हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ दोस्तों। तो ध्यान से सबसे पहले आप लोग हाइड्रोजन को देखना है। हाइड्रोजन को देखो तो इसका जो एसआरपी है, यानी दोस्तों मानक अपचयन विभव है, वो कितना होता है जानते हो? वो होता है 0। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग हाइड्रोजन को देख लेना। हाइड्रोजन को आप लोग देख चुके हो, ठीक है। और अब यहां से हाइड्रोजन से ऊपर मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं, हाइड्रोजन, ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है, ओके, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से ऊपर में दोस्तों जितने भी हमारे तत्व हैं, जो उनका एसआरपी है, उनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी मानक अपचयन विभव है, उनका मान नेगेटिव होता है। और इससे हाइड्रोजन से नीचे सभी का पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो अब यहां से आप लोग देख लो, देखो इस तरफ से हम धीरे धीरे जा रहे हैं, तो मान हमारा जो है एसआरपी का, यानी मानक अपचयन विभव का मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे -0.14 है, -0.25, -0.40, -0.44, मैक्सिमम यहाँ पर है लिथियम का दोस्तों। लिथियम का कितना है? -3.05 है। यानी बच्चों निगेटिव धीरे धीरे हाइड्रोजन से, जैसे जैसे हम लोग यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जैसे जैसे वहां पर देख रहे हैं कि निगेटिव का मान जो है वो बढ़ता जा रहा है, निगेटिव बढ़ता जा रहा है। और पॉजिटिव धीरे धीरे यहाँ से पॉजिटिव को देख रहे हैं, तो पॉजिटिव पिका जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी हाइड्रोजन से अगर हम लोग नीचे जाएंगे, हाइड्रोजन से नीचे जाने पर जो पॉजिटिव का मान है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर दोस्तों हम लोग देखें कि हाइड्रोजन से ऊपर जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन से ऊपर जाने पर हम लोगों को नेगेटिव का मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। समझ में आ रही है बात? अगर आप लोगों को दोस्तों ये सब बात समझ में आ गई, तो यहां से एक बात और समझता, निगेटिव कहां पर होता है? निगेटिव वहां पर होता है बच्चों, देखने LOAN, लोन शब्द आप लोगों को याद है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए मैंने आपको याद कराया था। L मतलब लेफ्ट, ठीक है, O मतलब ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आप लोगों को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट मिलेगा। A से दोस्तों होता है एनोड, N से होता है निगेटिव, तो यार निगेटिव का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों निगेटिव है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर सभी जो हैं वो क्या है? वो निगेटिव है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये लोग हमारे किसके रूप में यूज होंगे? एनोड के रूप में। ये सब हमारे एनोड के रूप में यूज होंगे। इसीलिए तो हमारा जिंक एनोड के रूप में हम लोगों ने लिया था, और एल्यूमिनियम को भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, गैल्वेनिक सेल में हमारा जिंक का ही धातु होता है, जो एनोड के रूप में हम लोग लेते हैं। इलेक्ट्रोड जो हमारा होता है जिंक का ही होता है दोस्तों। समझ में आ रही है ना? एनोड के रूप में हम लोग। तो निगेटिव समझना, धीरे धीरे ऊपर जाने पर निगेटिव बढ़ रहा है, हाइड्रोजन से ऊपर जा रहे हैं तो निगेटिव बढ़ रहा है, इसका मतलब दोस्तों वो एनोड के रूप में हो रहा है। और पॉजिटिव यहाँ पर बढ़ रहा है, इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा किसके रूप में हो जा रहा है? यूज हो रहा है कैथोड के रूप में। इसीलिए हम लोगों ने कॉपर को कैथोड के रूप में यूज किया था। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि एनोड पर हमारा होता है ऑक्सीडेशन, अर्थात ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, यानी ऊपर वाले जितने भी तत्व हैं इनका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है दोस्तों, इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जैसे आप लोग सोडियम को देख लो, सोडियम को ले लो, सोडियम हमारा क्या करता है दोस्तों? सोडियम प्लस में जाकर के एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हो, जिंक को आप लोग देख लो, जिंक हमारा क्या होता था? जिंक हमारा 2+ में जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है ना हमारी बात? तो ये बात है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कैथोड, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर हो रहा था रिडक्शन, कैथोड पर हमारा हो रहा था रिडक्शन, यानी अपचयन, रिडक्शन। जैसे हमारे लोग कॉपर को देखें तो कॉपर हमारा 2+ से, ठीक है, कॉपर हमारा 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन
लेकर के दोस्तों क्या हो जा रहा था, कॉपर बना ले रहा था। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था, यानी बच्चों अगर हम लोग देखें रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अगर आप लोग समझ चुके दोस्तों, तो ऑक्सीडेशन एक शब्द आप लोग समझो, अपचायक। क्या, अपचायक। और यहां पर आप लोग नीचे वाले का हमेशा क्या होगा, आक्सीकारक। तो यहां से भी आप लोग समझ सकते हो दोस्तों कैसे। अपचायक कौन होता है, अपचायक यानी इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपचायक का मतलब होता है धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि नीचे से हाइड्रोजन से हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं दोस्तों अपचायक का मान बढ़ रहा है, अर्थात नेगेटिव जो है दोस्तों वो धीरे धीरे यहाँ से बढ़ रहा है। देख लो अपचायक का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसका क्या होगा, अपचायक। जिसका अपचायक, जो अपचायक होता है दोस्तों, जो अपचायक होता है उसका स्वयं का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यानी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लिथियम की, तो यहाँ पर आप लोगों से पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों कि यहाँ पर प्रबल अपचायक कौन है। तो सबसे प्रबल अपचायक है हमारे पास लिथियम, प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक कौन है, लिथियम है। और अगर दुर्बल अपचायक का बात की जाए तो हमारे पास फ्लोरीन है। क्यों, क्योंकि दोस्तों हम लोग जब नीचे आ जा रहे हैं, ठीक है, नीचे आ जा रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक की संख्या यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मान ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीकारक का बढ़ रहा है। नीचे हम लोग आ रहे हैं तो देखो दोस्तों ऑक्सीकारक हो रहा है, हम लोग इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तों, प्रबल अपचायक कौन होगा हमारे पास, लिथियम होगा। और दुर्बल अपचायक कौन होगा दोस्तों, दुर्बल अपचायक होगा फ्लोरीन। और अगर इसी प्रकार से हम लोग प्रबल ऑक्सीकारक की बात करें तो प्रबल ऑक्सीकारक हमारे पास होगा कौन, ये होगा प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन होगा। और दुर्बल ऑक्सीकारक हमारे पास हो जाएगा लिथियम, ठीक है दोस्तों। दुर्बल ऑक्सीकारक हमारा कौन होगा, लिथियम होगा। और प्रबल ऑक्सीकारक हमारे पास हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों तो ये आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं दोस्तों, मेटल और नॉन मेटल। देखो दोस्तों अगर मेटल की हम लोग बात करें, ठीक है, सक्रियता की हम लोग थोड़ी सी बात कर लें, और नॉन मेटल तो ध्यान से देखिएगा, बस यही एक लास्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों। जो हमारे मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं वह बहुत ही अधिक सक्रिय होते हैं, अधिक सक्रिय हैं। और जो इससे नीचे हाइड्रोजन से जो नीचे वाले हैं सभी मेटल्स हैं, ये क्या है, ये कम सक्रिय हैं, ठीक है। और नॉन मेटल की बात की जाए तो मेटल का उल्टा होता है। नॉन मेटल हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है बच्चों वो क्या है, वह कम सक्रिय हैं। और नॉन मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वह क्या है, अधिक सक्रिय हैं। बस यही पॉइंट था, ठीक है। अब एक पॉइंट और मैं आप लोगों को समझा दूं कि हमारे पास मेरे प्यारे विद्यार्थियों H से ऊपर वाले यानी हाइड्रोजन से दोस्तों ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं वह किसी भी एसिड के साथ H2 गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं अगर रिएक्शन कराने पर। ध्यान से देखिएगा, हम लोग अगर यहाँ पर ले लें सोडियम को ही सिंपल, या कॉपर, जिंक या किसी को भी ले सकते हो, सिंपल हम लोग जिंक को ले लें। अगर हम लोग किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करा दें H2SO4 के साथ, तो हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ से ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेता है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है बच्चों, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होने लगती है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें Mg को अगर एक और रिएक्शन हम लोग देख लें, H2SO4 के साथ रिएक्शन चालू कर लें, ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को MgSO4 बनता है प्लस H2 गैस यहाँ पर भी मुक्त होता है दोस्तों। यानी अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाले कोई भी धातु हैं उनको अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। और अगर हम लोग नीचे वाले जो कोई एलिमेंट ले लें, चलो एक एग्जांपल इसका भी देख लें, कॉपर को अगर हम लोग सिंपल ले लें तो ये हम लोगों को हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, H2SO4 इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है प्लस जल बनता है दोस्तों, और एक गैस के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ठीक है, जब हम लोग कॉपर को किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर इतनी चीज आप लोगों ने समझ लिया है दोस्तों, तो आप लोगों ने विद्युत रसायन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं
आपको मैंने 100% एकदम मक्खन बना दिया है दोस्तों। क्या बना दिया है? एकदम मक्खन बना दिया है। तो अगर हमारा ये लेक्चर आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा, पसंद आया होगा दोस्तों, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि आप लोगों को हमारे चैनल पर इसी प्रकार से डेली वीडियोस मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं यार हम लोग नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।